है द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। यहां पर ए दिया है एंड देन पूछ रहा है आपसे बी क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने बना है CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां पर आपके सामने है CH CH3 और यहां पर लिखा हुआ आपके सामने प्यारे बच्चों CH2CH3। इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराई जा रही है B2H6, नंबर 1 पर ले लिया इन्होंने B2H6, या ले सकते हैं आप BH3THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन, एंड नंबर 2 पर है आपके सामने H2O2OH-। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोसेस है आपके सामने पूरा मिला दिया जाए तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये है HBO। तो होगा क्या कि जिस अनसैचुरेटेड कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पर आपका BH3 अटैक करता है, और दूसरे वाले सेंटर पे अनसैचुरेटेड कार्बन पे आपका BH3 से H निकलकर जाकर अटैच होता है। और तो यानी यहां पर जो आपका अटैच होगा, यहां पर जो आएगा, इधर आएगा आपके सामने BH3 से BH2 और इधर आएगा आपके सामने H, और जिधर BH2 जाता है उधर फिर सेकेंड स्टेप H2O2H- जो दे रखा है वहां से फिर यहाँ प्यारे बच्चों OH लगता है। प्यारे बच्चों तो ध्यान से सुनना, यहां जो आपने प्रोडक्ट बनाया है दैट इज CH3C, यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये H, यहां पर CH, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके सामने CHOH, और यहां पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों CH2CH3। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके बाद उन्होंने लिया है डाइल्यूट H2SO4। तो प्यारे बच्चों डाइल्यूट H2SO4 लिया तो डाइल्यूट H2SO4 से इट इज ए सोर्स ऑफ H+। अब क्या होगा, इसका कर देगा ये प्रोटोनेशन, ये है आपके सामने एल्कोहलिक ग्रुप, इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, एंड प्यारे बच्चों ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, OH2+ बनेगा, और यहां पर हमने निकाल दिया ये H2O बाहर निकल गया। नाउ यहां बन जाएगा कार्बोकेटायन। आप देख सकते हैं CH3 CH CH CH3 CH3, और यहाँ पे प्यारे बच्चों CH, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन चुका है, और यहाँ लिख दिया मैंने CH2CH3। इस कार्बोकेटायन को देखेंगे तो आपको 2 और 1 3 अल्फा H यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसमें हो जाएगा अब रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 H- शिफ्ट, और 1 2 H- शिफ्ट बनेगा तो आपके सामने जो नया कार्बोकेटायन बन रहा है प्यारे बच्चों दैट इज CH3C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, यहाँ पे आपके सामने CH, इधर CH3 और यहाँ पर CH3, और ये आपके सामने हो गया दैट इज द CH2 एंड CH2CH3। यहाँ पर आपके सामने हीट भी लिया गया है, ये आपके सामने हीट भी लिया गया है, हीट लिया गया है तो प्यारे बच्चों दिस फेवर्स एलिमिनेशन। और प्यारे बच्चों जहां से वहां से H+ निकालना है जहां से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल बने। आप यहां से भी सोच सकते हो H निकालना, यहां से भी निकाल के सोच सकते हो, यहां भी निकाल के सोच सकते हो, लेकिन जो यहां से H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, प्यारे बच्चों तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है दैट इज CH3C। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके सामने CH3, इधर आपके सामने CH3, और यहाँ पे आपके सामने प्यारे बच्चों CH2 ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया है प्यारे बच्चों B। ये B प्रोडक्ट है और आपने ये प्रोडक्ट बनाया था आपने A। तो अगर आप अपने आंसर को देखते हैं तो आपको आपका आंसर मिलता है CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 दिस इज द आंसर। आंसर हो गया हमारे सामने 4। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा पहले उसने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, उसके बाद उसने इसमें डाइल्यूट H2SO4 और हीट लिया है। तो प्यारे बच्चों हीट क्या करेगा, फेवर्स एलिमिनेशन, एंड प्रोडक्ट आपके सामने एलिमिनेटेड प्रोडक्ट दैट इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए साहब, नाउ
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग fused together are toxic and said to possesses कैंसर प्रोड्यूसिंग दैट इज कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। एकदम सही है। ये एनसीईआरटी का ये सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन लिया गया है। आप इसको पूरा पढ़िए, देखिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर रिटन है कि बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेड टू पोसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग दैट इज कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। यही स्टेटमेंट सीधे उठा लिया गया है। इसके अलावा भी चीजें आपको पढ़नी चाहिए कि सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड ऑन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम। दे इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली डैमेज डीएनए एंड कॉज कैंसर। सम ऑफ द कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन आर गिवन। तो ये आपके सामने कुछ दे रखे हैं, इनको आप वापस से जरूर रिवाइज करिएगा। जैसे 1,2 बेंज एंथ्रासीन, 3 मिथाइल कोलेंथ्रीन, 1,2 बेंज पायरिन, 1,2,5,6 डाई बेंज एंथ्रासीन एंड 9,10 डाइमिथाइल 1,2 बेंज एंथ्रासीन। मैंने इनकी नेमिंग भी आपको समझाई कैसे लिखी जाती है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं, एक बार रिवाइज जरूर करना, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दे रखा है। चलो साहब, तो यानी उसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कितने होंगे, तो भाई पहला वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। 1,2 बेंज पायरिन इज कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन। यस, 1,2 बेंज पायरिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ए कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, एकदम सही है। टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन, अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखिए प्यारे बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन की बात करें तो सबसे पहले आप टर्सरी ब्यूटाइल बना लीजिए। ये आपके सामने है, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहां पे लगा दिया आपने NH2, दिस इज कॉल्ड एज टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। ये आपके सामने टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। और दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन की बात करता है तो CH3 CH2 CH3, ये आपके सामने सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यहां पर आप लगा दीजिए NH2, दिस इज कॉल्ड है सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। लेकिन अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको भले नाम में सेकेंडरी या टर्सरी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये एमाइन कितने डिग्री का है? एमाइन तो आपका 1 डिग्री का ही एमाइन है। एमाइन कितने डिग्री का है? एमाइन तो आपका 1 डिग्री का ही एमाइन है, बिकॉज एमाइन की डिग्री इस पर डिपेंड करती है कि उससे कितने एल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है। जैसे इससे एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है, अगर नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप हो या नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो वो 1 डिग्री होता है। समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये है। इसी तरीके से आप 2 डिग्री और 3 डिग्री देख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री है, या फिर एक एल्काइल ग्रुप है तो वो 1 डिग्री है। सिमिलरली नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों या उस पर एक हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री अमाइन होता है, और अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों और उस पर कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो वो 3 डिग्री का अमाइन होता है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों हमारा सही कि टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमाइन। फिर डी के बारे में आपसे बात कर रहा है, डी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्बोलिक एसिड, प्यारे बच्चों जो कार्बोलिक एसिड है वो क्या है? वो फिनॉल है। ये आपके सामने जो फिनॉल है, इसी फिनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ये हो गया आपके सामने कार्बोलिक एसिड। चलिए साहब, कार्बोलिक एसिड बना लिया। फिर क्या कह रहा है आपके सामने? फ्यूरॉन बनाने की बात कर रहा है। चलिए सर, फ्यूरॉन भी बना लिया हमने। ये आपके सामने हो गया, दिस इज द फ्यूरॉन। ये आपके सामने फ्यूरॉन भी बन गया। फिर कह रहा है आपके सामने थायोफिन, ये आपके सामने बना दिया मैंने फ्यूरॉन, और आपके सामने कह रहा है थायोफिन। तो प्यारे बच्चों हमने बना दिया आपके सामने थायोफिन, दिस इज कॉल्ड एज थायोफिन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोलिक एसिड, फ्यूरान एंड थायोफिन आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नहीं साहब, अगर देखा जाए हेट्रोसाइक्लिक की बात करें ना तो ये आपके सामने जो रिंग बनी हुई है, साइकिल जो बनी हुई है, वो एक ही तरह के रिंग से बनी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ये कंपाउंड आपके सामने है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये आपके सामने होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और यहां साइकिल में देखो ऑक्सीजन सल्फर जैसे हेट्रोएटम है, तो ये आपके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये वाले जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके सामने हेट्रोसाइक्लिक होंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आपका कैसा है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये 3 में टिक कर देना बेटा, ये टिक करना जिसमें आंसर 3 है, 4th ऑप्शन में आंसर 3 है। तो देखिए मल्टीपल कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करने का प्रयास किया गया है और पूरा एनसीईआरटी से चीजों को लिया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको जरूर एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड ड्यू टू। अब अगर हम आपसे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने बना दिया एराइल हैलाइड का एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन लिया। अगर हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ना ही SN1 देता है, ना ही SN2 देता है। तो ये क्या है, लिख रहा है कि एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, प्लीज एक्सप्लेन। तो प्यारे बच्चों उसके लिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला दिया इन्होंने, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट से प्यारे बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बोलो बोलो बोलो। और हाँ, लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में गया है। तो यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा, दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण प्यारे बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, बी वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो प्यारे बच्चों बताओ यहां का हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने क्या है, sp2। ये आपके सामने मैंने ले लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड, ये आपके सामने एराइल हैलाइड। अगर हमने आपके सामने यहां पे लिख दिया RCl एंड दिस इज द एल्काइल हैलाइड, ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। और ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपके सामने sp3। sp2 कार्बन और sp3 कार्बन में EN ज्यादा किसकी होगी, sp2 कार्बन की ज्यादा होगी। जिस कार्बन की EN ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर वहां का ज्यादा है, और उसकी EN ज्यादा होगी तो वो कार्बन क्लोरीन के बीच के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। अगर हम डेटा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये आपके सामने है, दैट इज 169 पिकोमीटर, और ये आपके सामने बॉन्ड लेंथ है एल्काइल हैलाइड में, दैट इज द 177 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ छोटी होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाने से वो आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा। चलिए बेटा, यानी ये भी आपके सामने सही हो गया। अगला कह रहा है कि मान लो फिर भी आपने Cl को निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस, तो C आपके सामने आपने बना लिया यहां पर फिनाइल केटायन। ये फिनाइल केटायन प्यारे बच्चों, दिस इज द हाईली अनस्टेबल फिनाइल केटायन। ये फिनाइल केटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल है कि प्यारे बच्चों हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में सोच ही नहीं सकते, नहीं होगा। यानी अपन बोलेंगे कि SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। यानी इसके कारण ये SN1 मैकेनिज्म भी नहीं देता है। तो उसने लिखा है आपके सामने इनस्टेबिलिटी ऑफ एराइल केटायन या फिनाइल केटायन, ये भी सही है। फिर भी मान लो नहीं सर, हमें तो क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल कह रहा है, अपन डी सेक्शन पे आ गए कि भाई हम तो अटैक करेंगे। तो भाई ये रिंग कहेगा आओ तो अटैक कर लो, क्योंकि तुम न्यूक्लियोफाइल हो, तुम इलेक्ट्रॉन रिच हो, हमारे पास भी तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, हमारे पास भी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो तुम्हारे में आने पे बहुत खतरनाक रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के कारण तुम अटैक नहीं कर सकते। तो रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड एराइल हैलाइड जो रिलेटिवली न्यूक्लियोफिलिक है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ये भी सही है। तो आपके आंसर हो गए ऑल स्टेटमेंट ऑल करेक्ट। प्यारे बच्चों, ये जो लिया गया है आपके सामने NCERT की एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर में जाएंगे। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, समझाया है। दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, वैल्यू दे रखी है 169 पिकोमीटर एंड 177 पिकोमीटर, ये सब यहीं से उठाया गया है। इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन एंड बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये पूरा NCERT से ही लिया गया है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज हमने आपके सामने लिया CH3 CH2C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं प्यारे बच्चों HCN से, आपके सामने वो HCN भी लिख सकता है या फिर लिख सकता है HCnOH माइनस भी लिख सकता है, या लिख सकता है NaCN HCl भी लिख सकता है। बिकॉज HCN एक पुअर एसिड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, इसलिए हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं, बेस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, बेसिक कैटलिस्ट लेते हैं, या फिर हम सॉल्ट ले लेते हैं जहां से CN माइनस एक अच्छा सोर्स होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपके सामने क्या होगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2C, CN माइनस यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ये आपके आ गया CN, O माइनस जहां पे आपके सामने ये H लगेगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ये आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगले स्टेप को ध्यान से देखना। तो 95% H2SO4 ले रखा है, 95% H2SO4, इसका मतलब क्या है, यहां हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अगर आपके सामने 95% H2SO4 हो और 98% H2SO4 हो और हम एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो 95% H2SO4 लिखा हो या फिर लिखा हो H प्लस H2O लिखा हो प्यारे बच्चों, हीट लिखा हो या H प्लस H2O लिखा हो, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है और यहां से बनता है आपके सामने कार्बोक्जिलिक एसिड। ये आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बोक्जिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यानी CN किस में चला गया, COOH में चला गया। लेकिन अगर 98% H2SO4 लिख रहा है या फिर आपके सामने लिख रहा है वो OH माइनस H2O, या फिर लिख दे रहा है आपके सामने माइल्ड कंडीशन, अगर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपके सामने RCONH2 दैट इज 1 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सेगमेंट IIT एडवांस में, JEE मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, इवन दैट नीट में भी क्वेश्चन ये आ चुका है, इस पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां देखें 95% H2SO4 लिखा है, देन आपके सामने बोल सकते हो CH3 CH2C, ये आपके सामने है OH, यहां पे है CH3 और ये COOH, CN किस में चला जाएगा, COOH में चला जाएगा। और साथ में इन्होंने हीट दे रखा है, हीट दे रखा है प्यारे बच्चों, तो अभी भी तो H2SO4 है ना, तो आपने देख सकते हैं H2SO4 से H प्लस और हीट यहां पर भी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, दैट इज आपके सामने यहां से OH, यहां से H निकाल दो, आपके सामने H2O बाहर निकल गया है एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH एंड CH3, ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट A बनेगा। ये ध्यान रखना बेटा, हीट दे रखा है यहाँ पे और हीट दे रखा है तो आपको एलिमिनेशन भी कराना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आपके सामने जो आंसर बन रहा है CH3CH CH3CH CH3 एंड COOH, आपके सामने आंसर हो गया, दैट इज द वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। तो अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने प्यारे बच्चों यहां पर COOH है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनता है आपको अच्छे से पता होगा, COOH हटेगा और उसकी जगह Cl आएगा, ये आपके एसिड हेलाइड बनता है। नाउ उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2PdBSO4 के साथ, H2PdBaSO4 के साथ, तो ये रिएक्शन जो आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड एज रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। और यहां पर Cl रिप्लेस हो जाता है H से,
एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बन गया है दैट इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, यहाँ पर आपके सामने बन गया दिस इज द बेंजल्डिहाइड। यस, हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बना लिया, यानी पहला वाला बेंजल्डिहाइड बनाएगा। CrO3H2SO4 क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, CrO3 जब H2SO4 या वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है H2CrO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इवन दैट CrO3H2SO4 की जगह वो आपके सामने जॉन्स रिएजेंट भी लिख कर दे सकता है। प्यारे बच्चों, वो आपके सामने जॉन्स रिएजेंट भी लिख कर दे सकता है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा है तो प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 1 डिग्री अल्कोहल को वो सीधे लेके जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो ध्यान से सुनना, यहाँ COOH यहाँ आपके सामने बन गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड बना, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए साहब, NaBH4 ये एस्टर है, एस्टर NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो हम इसमें आगे रिएक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। नाउ डी पर आते हैं। अगर डी की बात करें तो आपके सामने CrO3 और ये आपके सामने दैट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीट दे रखा है। यस प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, यहां पर बन जाएगा। ये भी हमारा सही है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर सही है। तो आंसर हो गया A एंड डी, तो थर्ड आंसर हो गया A एंड D। अब अगर डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं आपका कि जब टोल्यूइन, ये आपके सामने प्यारे बच्चों टोल्यूइन है, ध्यान से समझना, ये आपके सामने टोल्यूइन है। टोल्यूइन की रिएक्शन अगर हमने करा दिया CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड या केवल CrO2Cl2 भी लिख सकता है। और यहां पर हमने आपके सामने ले लिया CrO3AC2O। AC2O क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3। तो प्यारे बच्चों यहां पर पहले इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट आपके सामने यहां CH आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया है और आपको याद भी होगा। यहाँ पे सामने CH और यहाँ पे आपके सामने बनता है, जब हम CrO2Cl2 लेते हैं OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर जब हम क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो यहाँ बनता है OCOCH3 का होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट के नाम से जानते हैं, CH3COO। अगर हम बात करें CH3COO, ये है आपके सामने एसीटेट, यहाँ होल ट्वाइस है, और जब इस कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है, जब उससे बेंजीन से लगा हुआ जो कार्बन है उसे वहां इडीन लगाते हैं तो नाम है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। प्यारे बच्चों जब हम इसी करते हैं हाइड्रोलाइसिस, इसी कर दी हमने हाइड्रोलाइसिस, आप इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ ऑक्सीजन लगाइए और ये आपके सामने बन गया बेंजल्डिहाइड। ये आपके सामने मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं, ये बन गया आपके सामने दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में भी हमने ले लिया H3O प्लस एंड हीट, तो प्यारे बच्चों इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ ऑक्सीजन लगाइए और यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर भी आपके सामने देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यहाँ भी आपने बेंजल्डिहाइड बना लिया। ऊपर वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, CH3 को CHO में बदलने का मेथड है। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, इनके इंटरमीडिएट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखा जाए तो आप डिस्कशन के साथ साथ उससे रिलेटेड कंटेंट को भी रिवाइज कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ तो इसका आंसर था आपके सामने, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 प्यारा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। The increasing order of the boiling point of the major product A, B and C of the following reactions will be। तो अगर हम आपसे बात करें कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड, ये आपके सामने मैकेनिज्म चलेगा FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो प्यारे बच्चों जो A प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, यहां पर लग जाएगा आपके सामने Br।
ये आपके सामने बन गया Br। चलिए साहब, दूसरा जो है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रिएक्शन प्रोसीड होगा, और यहां पर आपके सामने प्रोडक्ट बन गया, ये आपके सामने Br बन गया, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट जो है ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा वो प्यारे बच्चों यहां पर Br लगेगा, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। तो ये देख सकते हैं यहां आपने 1 डिग्री का हैलाइड बना लिया, यहाँ आपने 3 डिग्री का हैलाइड बना लिया, यहाँ आपने 2 डिग्री का हैलाइड बना लिया। पहले उसने प्रोडक्ट बनवाया है, अब पूछ रहा है कि भाई हमें एक्सप्लेन करो कि बॉइलिंग पॉइंट जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैसे कंपेयर करोगे, ए बी और सी के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करो। तो देखा जाए सभी में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। तो याद रखो आपने पढ़ा है इफ मॉलिक्यूलर मास सेम, if molecular mass same then boiling point is inversely proportional to branching होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, बिकॉज जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर अब से बात करी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, जहां की ब्रांचिंग सबसे कम वहां का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा ए का। ए के बाद ब्रांचिंग किसमें नजर आ रही है, सी में, और किसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा नजर आ रही है, आपके सामने बी में। तो आंसर हो जाएगा आपके सामने ए सी बी, और आप आंसर देख सकते हैं सबसे ज्यादा ए, देन सी, देन बी, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ये हो गया आपके सामने आंसर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पहले उसने प्रोडक्ट बनवा लिया है, फिर प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करी गई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो ये आपके सामने जब हमने लिया है 1 डिग्री एमाइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम LiLH4 फॉलोड बाई H3O+, तो प्यारे बच्चों यहां जो ये CO ग्रुप होता है ये CH2 ग्रुप में बदल जाता है, यानी ये तो आपके सामने गलत है। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दैट इज द, यहां पे CO चला जाएगा CH2 में, और आपके सामने ये बनेगा, आपके सामने सही प्रोडक्ट ये बनेगा, CH2NH2 बनेगा, ना कि CH2 गायब होगा, ना कि CO गायब होगा। चले प्यारे बच्चों, Br2NaOH या NaOBr लिख दे, दिस इज हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ इसमें CO गायब हो जाता है, और CO गायब हो गया और NH2 लग गया, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा CO हटा ले बाकी चिपका ले, आप ट्रिक से इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा कि ये जो आपके सामने NaOH है, दैट इज द एक्वस NaOH है, इस एक्वस NaOH से यहाँ पर H2 आता है, ये H2 आपके सामने एक्वस NaOH से आता है, बिकॉज इसके मैकेनिज्म को जब आप पढ़ते हो तो उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और पहले बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट, उसके बाद आपके सामने एल्काइल आइसोसाइनेट में एक भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उसके बाद आपके सामने ये H2 जो नए आते हैं वो एक्वस NaOH से आते हैं। लेकिन ठीक है, वो तो मैकेनिज्म की बात हो गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन ये प्रोडक्ट हमारा सही है, तो ये हमारे सामने सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ NO2 नाइट्रोबेंजीन जब SN+HCl लें या Fe+HCl लें, NO2NH2 में चला जाता है, एंड Fe+HCl इज ए बेस्ट मेथड, बिकॉज FeHCl जब हम लेते हैं तो इसमें FeCl2 बनता है जो हाइड्रोलाइज होकर फिर से HCl दे देता है, यानी केवल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl से इस रिएक्शन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो हाइड्रोलाइज के बाद जो HCl है वो रीयूज हो जाता है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड होता है। या फिर आप ले सकते हो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ H2 भी ले सकते हो, NO2NH2 में जाएगा, एकदम सही है, ये भी सही है। एंड एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन जब H2Ni के साथ कराते हैं या NaETOH या सोडियम अमलगम इथेनॉल के साथ कराते हैं, तो यह प्यारे बच्चों प्राइमरी अमाइन में चेंज होता है, एकदम ये भी सही है। ये आपके सामने NCERT में दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, नाम NCERT में नहीं दिया है लेकिन ये रिएजेंट NCERT में दिया है, तो ये सारे के सारे सही हैं। और उसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपके सामने इनकरेक्ट हो गया प्यारे बच्चों 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये दे रखा है दैट इज द एनिलीन, यहां पर आपके सामने है NH2,
इसकी रिएक्शन जब हमने कराई Br2 प्लस H2O से, प्यारे बच्चों ये NH जो है प्लस M बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसके कारण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, चाहे Br2CCl4 ले लो, चाहे Br2H2O ले लो, कुछ भी ले लो प्यारे बच्चों, इसका जो आर्थो और पैरा है सभी जगह हेलोजिनेशन दैट इज ब्रोमिनेशन होता है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये बन गया आपके सामने ए। एक ही रिएक्शन जब हमने कराई NaNO2 NaNO2HCl के साथ, या लिख सकता है वो HNO2 भी लिख सकता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, एंड प्यारे बच्चों जो NH2 है वो N2 प्लस में बदल गया। अगर हमने Cl लिया है तो प्यारे बच्चों वो आपके सामने यहाँ पे Cl माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने Br, यहाँ भी आपके सामने Br, और यहाँ पे भी आपके सामने हो गया Br। आफ्टर दैट उन्होंने ले लिया है HbF4। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जब हम आपके सामने, ये आपके सामने B बना था, हमने यहाँ पे ले लिया HbF4। HbF4 लिया तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ N2 यहां से Cl हट जाएगा, H हट जाएगा, HCl अलग हो गया, और ये हो गया Bf4 माइनस N2 प्लस Bf4 माइनस, यहां पर Br, यहां पर Br, और यहां पर भी प्यारे बच्चों Br। अगेन उन्होंने ले लिया NaNO2 एंड कॉपर हीट। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब हमने लिया NaNO2 कॉपर हीट, अगर हमने केवल हीट लिया होता तो यहां से F माइनस निकलकर N2 को रिप्लेस करके यहां पे फ्लोरीन लग जाता, लेकिन अगर हमने उसी मीडियम में हीट के साथ ले लिया, आपके सामने NO2 माइनस भी आपको अवेलेबल है कॉपर के साथ, तो प्यारे बच्चों इसको रिप्लेस करके उसकी जगह NO2 आ जाएगा, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा दैट इज द, यहां पर आ गया आपके सामने NO2, यहां पे आ गया Br, यहां पे आ गया Br, और यहां पे आ गया Br। पूरा NCERT से लिया गया है कन्वर्जन। अब बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, उसने ये भी नहीं पूछा, उसने तो ये पूछा कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नेम बताओ। देखो डायरेक्ट IPSC नेम ना पूछ के प्रोडक्ट का IPSC नेम पूछ लिया है, तो ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो लोएस्ट लोकेंट रूल को हम फॉलो करेंगे, या तो 1 2 3 इधर से चलेंगे या 1 2 3 इधर से चलेंगे। मान लीजिए हम चले, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6, तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा आपको दिख रहा 1 3 5 पर ट्राइब्रोमो है एंड 2 पर नाइट्रो है, तो देखिए 1 3 5 ट्राइब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन इज द आंसर। ये हमारे सामने हो जाएगा सेकंड आंसर। तो कितना अच्छा है, मल्टीपल कंसेप्ट को लेते हुए फाइनल उसने आपसे क्या पूछा है कि इसका IUPAC नेम बताइए। जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नाउ आपके सामने ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, IIT एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन होता है ना कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए जानबूझकर इस क्वेश्चन को दिया गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज आपके सामने दिया है, और वो पूछ रहा है कि L माइनस ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर क्या है ये बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, एक ही कंपाउंड का कैपिटल D उसी कंपाउंड का कैपिटल L मिरर इमेज होता है। फिर से सुनो, एक ही कंपाउंड का कैपिटल D उसी कंपाउंड का कैपिटल L इनैंसियोमर होता है, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। तो अगर हम बात करें ये अगर D है तो प्यारे बच्चों जो इसका मिरर इमेज आएगा वही होगा L, और ये हो जाएगा माइनस ग्लूकोज। प्यारे बच्चों कैपिटल D का मिरर इमेज कैपिटल L, स्मॉल d का मिरर इमेज स्मॉल l, और ये आपके सामने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल d को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल l को, दैट इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये आपके सामने लिबोरोटेटरी। तो बस देख लो OH H OH OH राइट साइड में है तो वो लेफ्ट में होना चाहिए, OH H OH OH लेफ्ट में है, आंसर हमारा हो जाएगा 1। तब हो सकता है किसी के बच्चे में मन दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, सर आप तो ये बताते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कैपिटल D है तो लास्ट कैरलिटी सेंटर पे अगर OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो कैपिटल L है। मैंने कहा यस एकदम बताता था, तो सर केवल इसको लेफ्ट कर दो ना, केवल लास्ट वाले को कर दो,
और केवल लास्ट वाले को अगर आप करते हो तो आपको देखिए OH H OH OH H OH, और यहां पर देखो सर, ये देखिए सर कर दिया, ये भी तो L वाला है। हमने कहा हाँ ये L वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि L वाला नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये ग्लूकोज नहीं होगा, बिकॉज 4 कैरलिटी सेंटर हैं, 2 to the power 4 दैट इज 16 आइसोमर बनते हैं, जिसमें 8 कैपिटल D वाले होते हैं और 8 कैपिटल L वाले होते हैं, और कैपिटल D का मिरर इमेज कैपिटल L होगा। ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने बन जाएगा प्यारे बच्चों, अगर ये आपने कर दिया तो इसका नाम हो जाता है L आयोडोज, और इसका मिरर इमेज बनाओगे तो उसे बोलेंगे D आयोडोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो ये चीज समझना, तो ये है। अब इसको भी देखो ना ध्यान से, 1 2 3 4 कैरलिटी सेंटर है, और लास्ट कैरलिटी सेंटर पर OH किधर दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल L हो गया आपके सामने। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, एक ही कंपाउंड का कैपिटल D, उसी कंपाउंड का कैपिटल L इनैंसियोमर होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होता है। यानी अगर मैं इन दोनों में रिलेशनशिप बताऊं तो ये आपस में क्या होंगे? इनैंसियोमर। क्या होंगे प्यारे बच्चों? इनैंसियोमर। अच्छा क्वेश्चन है, गलती हो सकती है बच्चे से, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम के समीप आते हुए आप लोगों तक पहुंचाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरोमेटिक रिंग पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखो OH है, NH2 है, आपके सामने NO2 है और CHO है। अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमको नजर आ गया है, दैट इज ये CHO इज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 1 नंबर तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब 2 नंबर देख लो, लोएस्ट लोकेंट रूल, इधर से 2 नंबर, इधर से 3 नंबर, सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 2 पर नाइट्रो है, 5 पर अमीनो है, और प्यारे बच्चों ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये होगा हाइड्रोक्सी, ये है मिथाइल, नाम हो गया इसका हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो अगर हम बात करें तो अमाइनो और नाइट्रो और हाइड्रोक्सी मिथाइल में अल्फाबेटिकली बात करें तो पहले अमाइनो, देन हाइड्रोक्सी मिथाइल, देन नाइट्रो। तो लिख देते हैं नाम, क्या हो जाएगा आपके सामने? दैट इज द 5 अमाइनो। यस, ये तो इतने में ही आंसर आ गया बेटा अपना। तो पहले ही देखो 5 अमाइनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रो, और ये हो गया आपके सामने दिस इज द बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड भी लिख सकता है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकता है। ये सही है प्यारे बच्चों, बेंजल्डिहाइड की जगह वो आपके सामने लिख सकता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकता है, ठीक है ना, स्पेशल सफिक्स यूज करते हुए। आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, तो ये IUPAC से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आते रहते हैं, इसलिए एक बार और रिवीजन इसका आपके सामने हो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमाइंस। अगर हम एमाइंस की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एमाइंस में अगर इन गैसियस फेज बात करें, एल्काइल एमाइन की बात हो रही है, अगर वो आपसे गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात करें तो प्यारे बच्चों जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है। इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है, और वो होता है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। क्यों प्लस आई लिखा आपने, माइनस क्यों नहीं लिखा? बेटा हम एल्काइल की बात कर रहे हैं, एल्काइल अमाइन की बात कर रहे हैं, और एल्काइल का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई लगता है। और इस हिसाब से हमेशा आंसर आएगा 3 2 1 अमोनिया। अमोनिया को हम बोल देंगे यहां पर 0। तो प्यारे बच्चों यहां का ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है 3 2 1 0, 3 2 1 0। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपके सामने R इक्वल टू मिथाइल और R इक्वल टू इथाइल आए तो यहां पे, और वो एक्वस मीडियम में बात करें या मीडियम के बारे में कुछ ना कहा जाए, इफ नथिंग मेंशन देन कंसीडर एक्वस फेज, तो प्यारे बच्चों उस समय बेसिक स्ट्रेंथ मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो आपके डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर भी, वो डिपेंड करता है सॉल्वेशन पर भी, और वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर पर भी। इन सारे फैक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है उसको मुझे आंसर याद रखना पड़ता है। तो अगर हमारे सामने R इक्वल टू CH3 है तो प्यारे बच्चों वो जवाब आता है आपके सामने 2130, और अगर R इक्वल टू C2H5 है तो वो आता है 2310, जहां पर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको तो वैसे पता ही है, फिर भी मैं बता रहा हूं, सबसे आगे दोनों में ही क्या आएंगे 2, और सबसे पीछे दोनों में ही क्या आएंगे 0।
अब बात आ जाएगी 1 3 की या 3 1 की। तो छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर। छोटा नंबर आएगा आपके सामने 1 3 और इसी का उल्टा कर दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा 3 1। ये है 2 1 3 जो ये है 2 1 3 0 और ये है 2 3 1 0। या फिर हमने मिथाइल से पूछा कि हे मिथाइल तेरा नंबर क्या होगा। मिथाइल मुस्कुराते हुए कहता है एसिड सर बताइए मेरे पास कार्बन कितना है। मैंने कहा 1। हाइड्रोजन कितना है, मेरे पास 3। कह रहा मेरे अंदर ही नंबर लिखा है, आप किधर जा रहे हो, मेरे अंदर ही आपको 1 3 नजर आ रहा है। बस याद करने के लिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप देखते हैं तो आपके सामने जो आंसर आ रहा है, देखें ध्यान से, R इजिकल टू आपके सामने है मिथाइल, तो यहां होना चाहिए 2 1 3 0। ये 2 डिग्री अमाइन है, ये आपके सामने 1 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है और अमोनिया को 0 बोला, ये सही है। इथाइल है, एक्वस फेज की बात करी है तो आंसर क्या होगा 2 3 1 0। ये आपके सामने 2 है, ये 3 है, ये 1 डिग्री है और ये अमोनिया है, ये भी सही है। चलो साहब, गैसियस फेज में होता है 3 2 1 0। तो प्यारे बच्चों चाहे वो R इक्वल टू मिथाइल हो चाहे वो R इक्वल टू इथाइल हो, तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन और ये हो गया आपके सामने अमोनिया। तो कहने का मतलब हो गया सारे ऑर्डर क्या हैं, करेक्ट हैं। और पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑल ऑफ द अबव ऑर्डर आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया 4। ठीक है ना। चलिए साहब, नाउ अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज आर। अब दो प्रकार के क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़े हैं। एक पढ़ा आपने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बहुत ध्यान सुना, पढ़ा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज जो है वो आपके सामने होता है सॉलिड, और सॉलिड के रूप में हम लेते हैं यहां पर सिलिका जेल या फिर ले सकते हैं एलुमिना। एलुमिना और जो आपका इसमें मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। दूसरी अगर हमारे सामने आए तो एक हमारे सामने आता है दैट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो प्यारे बच्चों स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है, इसी के आधार पर डिफरेंस है। स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है और उस लिक्विड में हम लोग लेते हैं यहां पर वाटर। जो वाटर इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में उसमें होता है ये वाटर, और इसका मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जाम्पल है वो है एक्ट, और पार्टीशन का जो है वो है पीपी। याद रखना है आपको एक्ट पीपी। कैसे, ध्यान से सुनना। ए फार तो आपके सामने, ए फार तो आ गया एडजॉर्प्शन, सी का मतलब हो गया आपके सामने कॉलम, ये हो गया आपके सामने कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और टी का मतलब हो गया आपके सामने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपके सामने करें तो पी का मतलब हो गया पार्टीशन, और दूसरे पी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आंसर आपका बड़ी आसानी से आ सकता है, आप देख सकते हैं। उसने बोला कि डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन आते ही आपके दिमाग में क्या होगा, एक्ट आएगा, और एक्ट आएगा तो कॉलम और थिन लेयर। तो प्यारे बच्चों कॉलम क्रोमेटोग्राफी सही है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सही है। पेपर क्रोमेटोग्राफी तो पीपी का एग्जाम्पल हो गया, ये पीपी का एग्जाम्पल हो गया, ये एसीटी का एग्जाम्पल हो गया। अगर उसने आपसे पूछा होता पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तब आप आंसर क्या देते, पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसने एडजॉर्प्शन बोला है तो कॉलम और थिन लेयर होगा, तो आंसर होगा ए बी ओनली। तो आंसर हो गया थर्ड, दैट इज ए एंड बी ओनली। बेटा इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी पर आ सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप जरूर पढ़ना। चलिए साहब, तो इसका आंसर हो गया हमारे सामने दैट इज द थर्ड। अगला क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक कराने की कोशिश करी गई है। अमाइनो एसिड, अब आपके एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड दे रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। 3 वर्ड नेम दे रखे हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। 1 वर्ड नेम देखे हैं वो भी पढ़ रखा है, पढ़ना है। तो यानी 3 वर्ड हो चाहे 1 वर्ड हो सब पढ़ना है बेटा। एनसीईआरटी में जो है वो तो पढ़ना ही है। उस पर आधारित क्वेश्चन ये आया हुआ है, जेईई मेंस का आया हुआ है क्वेश्चन है। ध्यान सुनना, पेज नंबर आपके सामने हमने पूरा का पूरा मेहनत करा है, चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो चाहे नई एनसीईआरटी हो। मैंने हमेशा आपके साथ मेहनत करने की कोशिश करी है ताकि आप चीज़ों की वैलिडिटी को समझ सकें, उसकी वैल्यू को समझ सकें, और आप उस पर विश्वास कर सकें कि ये सब चीज़ एनसीईआरटी से है, हमें आना चाहिए।
तो दे रखा है कि पॉजिटिव रिएक्शन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। साइड चेन पर बात करी गई है, उसके साइड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा अमाइनो एसिड की आपके सामने प्यारे बच्चों बात करते हैं तो RCHNH2 एंड COOH ये आपके सामने है, दिस इज द अल्फा अमाइनो एसिड। ज्विटर आयन फॉर्म में रहता है तो आपने लिख दिया RCHNH3 प्लस एंड COO माइनस, ये इसका है, ऐसे भी लिख देता है आपके सामने, दिस इज द इसका ज्विटर आयन फॉर्म बन गया। अब उसने कहा है कि आपको यह बताना है कि इसका जो ये साइड चेन है इसमें कौन कौन से टेस्ट दे रहा है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। जैसे पहले हमने ले लिया ग्लूटामीन। अब ग्लूटामीन की बात करें तो इसके साइड चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके साइड चेन में जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने ग्लूटामीन में, ये प्यारे बच्चों आपके सामने है एमाइड। और एमाइड जो आपके सामने कितने डिग्री का एमाइड है, ये आपके सामने 1 डिग्री का एमाइड है। और 1 डिग्री का एमाइड है तो आपके सामने हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये 4, ये हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन शो करेगा। दूसरा है लाइसिन। ये लाइसिन जो है इसमें 1 डिग्री एमाइन ग्रुप होता है। आप लाइसिन देख सकते हैं, ये NH2 है, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। और 1 डिग्री अमाइन के अगर हम रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट जो है 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। और इससे बनने वाला सल्फोनामाइड, अगर 1 डिग्री अमाइन से बनने वाला सल्फोनामाइड है तो वो सॉल्युबल इन एल्कली होता है। 2 डिग्री अमाइन से बनने वाला सल्फोनामाइड एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बी का आंसर हो गया आपके सामने 1। चले साहब, अब आपके सामने है टायरोसिन। फिनोलिक ग्रुप होता है टायरोसिन में, आप देख सकते हैं ये CH2, ये आपके सामने अगर मैं इसको बनाता हूं तो आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज, ये आपके सामने बेंजीन रिंग बनाया आपने, यहां पर लगा दिया, पैरा पर लगा दिया आपने OH लगा दिया, और ये CH2, ये आपके सामने जो है एल्काइल ग्रुप यानी जो R वाला पार्ट है वो हमने बना दिया। इसमें कोई एल्काइल ग्रुप या R वाले पार्ट है, तो ये फिनोलिक है और ये आपके सामने फिनोलिक है, फिनोलिक ग्रुप रखता है। तो आइए देखते हैं, फिनोलिक की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 यानी सी का आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। चलिए अब बच गया सीरीन। सीरीन में प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये आपके सामने sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH है, ये आपके सामने कैसा है, एल्कोहल है, एल्कोहलिक इन नेचर है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, उसका तो आपने पढ़ा ही है, दैट इज द कैन टेस्ट। ये आपके सामने कैन टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 3। तो आप देखिए 4 1 2 3, ऑप्शन 4 1 2 3, ये आंसर हो गया सेकंड। कितना प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया है जेईई मेंस ने कि आपको उसके एल्काइल वाले पार्ट से रिलेटेड और फिर टेस्ट को मिलाकर उसने क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, बेहतरीन क्वेश्चन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए साहब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को देखना, ये आपके सामने जो मैंने लिखा है, दिस इज द अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, ये उसका R वाला पार्ट क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसका आपका 3 लेटर है और ये आपका 1 लेटर इसका रिप्रेजेंटेशन है। NCERT में पूरा है, आप उसको जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, जरूर देखिएगा। या फिर आप बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 का 1 शॉट देख सकते हैं, जहां मैंने इसको पूरा का पूरा क्या किया है, थोड़ा याद कराने का भी प्रयास किया है कि कैसे उसको याद करते हैं। लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ एकदम न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना। ये आपके सामने लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर 93 से लिया गया है। NTA ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, आप तक बस इसको पहुंचाना था, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे बनाना था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, फेलिंग सोल्यूशन A इज एन एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सही है। व्हाइल फेलिंग सोल्यूशन B इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग रोचेल सॉल्ट कहते हैं, एकदम सही है, एकदम सही है। द रिएजेंट कंटेन, और जब इन दोनों को मिला देते हैं फेलिंग A और फेलिंग B को, तो बनता है फेलिंग सोल्यूशन, जिसको हम लोग इन सीटू यूज करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड। बिकॉज A और B सेपरेटली तो स्टेबल होते रिलेटिवली, लेकिन दोनों को मिला देते हैं प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। तो द रिएजेंट कंटेन, अब सुनो ध्यान से स्टेटमेंट, द रिएजेंट कंटेन कॉपर +2 आयन
कॉम्प्लेक्स्ड विथ टार्ट्रेट आयंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गिवन। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है ये आपके सामने है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड है, अब होगा क्या, ये एल्कलाइन मीडियम होता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। और हमें हमारे फंक्शन के लिए, हमारे टेस्ट के लिए कॉपर +2 चाहिए, हमें कॉपर +2 चाहिए। इस कॉपर +2 को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही कॉपर +2 किस में जाएगा, कॉपर +1 में जाएगा और रेडिश ब्राउन या फिर रेडिश प्रेसिपिटेट देगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा, ये आपके सामने। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यहां से इसका आता है रेड प्रेसिपिटेट आता है, लेकिन अगर इस कॉपर +2 को पहले ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया किसी तरह से, कैसे, ध्यान सुनना, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोक्साइड OH- प्रेजेंट होगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके CuOH का होल ट्वाइस बना लेगा, जो PPT बन गया। और PPT बनते ही कॉपर +2 मीडियम से बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकल गया भाई, तो अब क्या किया जाए, अब तो हमारा रिएक्शन अफेक्टेड हो गया, हमें कॉपर +2 चाहिए था, कॉपर +2 तो अब हमको नहीं मिल रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसकी सुरक्षा करने के लिए हमने टेट्राडेंटेट लिगेंड को बुलाया, जो कि यहां टार्ट्रेट के फॉर्म में है। वो क्या करता है, इस कॉपर के साथ क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, इसका कॉम्प्लेक्स, और कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण अब कॉपर +2 इस OH- से सुरक्षित हो गया। अब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और ये रिएक्शन में यूज हो जाएगा। तो इसका यूज है जो कि आपके एनसीईआरटी गिवन पेज नंबर पर दे रखा है, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये पूरा का पूरा सही स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इसी चीज को समझना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिक्रीजेस द क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन बिलो दैट नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इतना कम कंसंट्रेशन कर देता है क्यूप्रिक आयन का कि प्यारे बच्चों फिर हमें ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। तो ये इसका रोल है कॉम्प्लेक्स बनने का, ठीक है ना। इसीलिए जब आप रिएक्शन पढ़ते हो तो लिखा होता है एल्डिहाइड प्लस कॉपर +2, लेकिन इसमें यहां लिखा है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। यही क्या है हमारा फेलिंग सोल्यूशन, प्लस 5OH- गिव्स RCO- Cu2O एंड 3H2O। कॉपर +2 से यहां आ गया कॉपर +1 में, और यहां पे आपके सामने ये बनता है प्यारे बच्चों, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, क्योंकि मीडियम कैसा है, एल्कलाइन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों ही सही हैं बच्चों। प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। कौन सी वाले, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एनसीईआरटी से लिया गया है नाउ, और हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमॉलिक्यूल्स से ये चीजें ली गई हैं, गिवन पेज नंबर पर आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज R। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम HI हीट से करें, या फिर यहां लिख सकता है रेड P + HI, तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की कॉलर पकड़कर उसको एल्केन तक ले आता है। और ये ग्लूकोज, ये आपके सामने ग्लूकोज है, मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है, दिस इज द ग्लूकोज। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो आपके कितने कार्बन, 6 कार्बन का आपका नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ये रिएक्शन कराए क्यों गए, ये कराए गए स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज में कितने कार्बन का है, ब्रांचिंग है कि नहीं है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस फॉर्म में है, मेनली साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, इन सबको कंफर्म करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन कराए गए हैं। उन रिएक्शंस को हमने आपके सामने रखा है। तो नॉर्मल हेक्सेन बन गया आपके सामने, एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरा क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमाइन से कराते हैं, तो हाइड्रोक्सिलेमाइन प्यारे बच्चों ये आपके सामने एल्डिहाइड ग्रुप है, और जब हम रिएक्शन करेंगे H2NOH, मैकेनिज्म जो होती है यहाँ पर NaER होती है, हीट भी करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल जाता है, पानी, और बन गया आपके सामने दैट इज CH+NOH ऑक्साइम बनता है ग्लूकोज का, ये भी एकदम सही है। जब इसकी रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं, तो यहां पर देखो प्यारे बच्चों CH+O है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ट्रिक से लिख रहे हैं, ये आपके सामने मैंने लिख दिया दैट इज द CN। यहाँ पे प्लस सोचो, यहाँ पे माइनस सोचो, पोलैरिटी, यहाँ पे प्लस सोचो, यहाँ पर माइनस सोचो, एंड प्यारे बच्चों इस जो माइनस है उस पर ये H लगा दो, और ये जो प्लस है उस पर
क्या नाम है, यहाँ पे जो माइनस है इस पर ये लगा दो, तो आपके सामने बन क्या गया, ये आपके सामने माइनस पे प्लस आ गया, तो ये आपके सामने OH हो गया, और इस CH पर लग गया CN माइनस, तो ये CN हो गया, CO हटा ले, OH CN बना ले, साइनोहाइड्रिन बना ले, एकदम सही, साइनोहाइड्रिन भी सही है। अगला है सिप्स रिएजेंट। क्या होता है सिप्स रिएजेंट? पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मेजेंटा डाई, जिसे हम लोग फक्सिल डाई के नाम से भी जानते हैं। जब उसमें SO2 गैस पास करते हैं, या सोडियम बाइसल्फाइड NHSO3, या सोडियम सल्फाइड Na2SO3, तो कलरलेस सोल्यूशन बनता है। दैट कलरलेस सोल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट। और जब उसमें हम वापस से एल्डिहाइड डालते हैं तो पिंक कलर जो मेजेंटा डाई का था वो रिस्टोर हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है, यानी पिंक कलर का वापस से आना बता देता है कि एल्डिहाइड का टेस्ट है, कीटोन टेस्ट नहीं देते। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्लूकोज टेस्ट नहीं देता, और यही रिएक्शन पुष्टि भी करता है कि ग्लूकोज मेनली साइक्लिक फॉर्म में होता है, मेनली साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि ये आपके सामने जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता, नहीं देता, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। नाउ द नेक्स्ट, ग्लूकोज सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज प्यारे बच्चों 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज प्यारे बच्चों NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट नहीं देता। ये सब रिएक्शन पुष्टि करते हैं कि मेनली किस फॉर्म में होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा और बीटा एनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें बीटा फॉर्म 64% और अल्फा फॉर्म 36% एंड एसाइक्लिक फॉर्म ओनली 0.02% पाया जाता है। चलो साहब, अगली अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो यहां पर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में बदलता है, और एल्डिहाइड को भी प्यारे बच्चों किसमें बदल देता है, वो एसिड में बदल देता है। तो देखो, ये आपके सामने एल्डिहाइड है, ये आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को COOH में और CHO को भी COH में बदल दिया। इसे बोलते हैं सैक्रिक एसिड, या इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों ग्लूकैरिक एसिड। ये है आपके सामने ग्लूकैरिक एसिड। एकदम सही है, एकदम सही है। तो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर कितने सही हो गए, 5 में से एक गलत है, 4, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ये मत कर देना, ये कर देना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हाँ अंत समय तक आपको सिखाता रहूं कि ये गलती नहीं करनी है। 4 सही है, लेकिन ऑप्शन तो 3rd है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। इसको 1 शॉट में अच्छे से लिया भी गया है, आप देख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चीज़ों को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, और जो अपन ने डिस्कशन किया है, माना कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करते हैं, वहां से केवल आपके सामने सिप्स रिएजेंट आया, हमने आपके सामने 2 चीजें और बता दी प्यारे बच्चों, इनके साथ भी टेस्ट नहीं देता। सिप्स बेस अलग चीज होती है, यहीं पे लोगों आप यहां से सीखो, सिप्स रिएजेंट और सिप्स बेस में डिफरेंस है। अगर आपके सामने एल्डिहाइड या कीटोन है, आपके सामने एल्डिहाइड या कीटोन है, और एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ कराई जाती है, तो प्यारे बच्चों यहां से वाटर निकल जाता है, और प्यारे बच्चों जो कंपाउंड बनता है आपके सामने सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन जो है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। ये भी आपके सामने NAER न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहां पर जो आपके सामने है दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इन डिटेल बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस डिस्कशन वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और कुछ ना कुछ नया चीज सीखा भी होगा। तो प्यारे बच्चों, अब तो वो समय आ गया है कि अब आप विजय तिलक लगाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, एक योद्धा की तरह आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अब आपको प्यारे बच्चों तनिक भी मन में ऐसा विचार नहीं लाना है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। आप योद्धा हैं, और योद्धा युद्ध में केवल एक ही सोच लेकर जाता है, और वो सोच होता है केवल जीतना, केवल जीतने की सोच लेकर जाता है। उसे नहीं समझ में आता है दिमाग में कि सामने कैसा दुश्मन होगा, कमजोर होगा या फिर वो स्ट्रांग होगा।
उसे बस अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर, और जितनी उसने साल भर मेहनत करी है उस पर उसको मजबूती के साथ वो लगा होता है, उसने धैर्य के साथ वो आगे बढ़ता है। आप वो योद्धा हो, आप वो नीट के योद्धा हो, आप बढ़ रहे हो और नीट के योद्धा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहूंगा, हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपने पर विश्वास रखिएगा। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनका लक्ष्य जो है उनके कदम को चूमती है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।